इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 17 नगर निगमों में रैन बसेरे होंगे डिटेंशन सेंटर। बताते चले कि हर निगम में बनाया जाएगा एक केंद्र जहां पुलिस संभालेगी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी। बताते चले कि शासन ने आदेश को जारी कर दिया है जहां स्थानों को चयनित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में प्रत्येक एक रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में बदलने का फैसला लिया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि इन केंद्रों की सुरक्षा अब पुलिस के जिम्मे होगी। जहां शासन स्तर पर आदेश जारी होने के बाद नगर निगम के द्वारा क्षेत्रों में स्थान चयनित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से बड़ा फैसला और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जहां 17 नगर निगमों में रैन बसेरों को लेकर आप जो है डिटेंशन सेंटर उन्हें बनाया जाएगा और जहां इन सेंटरों की पूरे तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था होगी, सुरक्षा के जो इंतजाम होंगे वो पुलिस प्रशासन की ओर से किए जाएंगे और हर निगम में बनाया जाएगा एक केंद्र जहां आपको बताते चले कि पुलिस संभालेगी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद ही अहम खबर आपको बता दें कि शासन ने आदेशों को जारी कर दिया है और जहां स्थानों को चयनित करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से डिटेंशन सेंटर को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, जिसमें 17 नगर निगमों में अब रैन बसेरों को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं और जिसमें कि आपको बताते चले कि स्थानों को चयनित करने के लिए भी तैयारियों को शुरू कर दिया गया है और लगातार जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 17 नगर निगमों में रैन बसेरे होंगे डिटेंशन सेंटर, यानी कि जो रैन बसेरे थे अब उनको डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस संभालेगी। और यह जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इस आदेश को पारित कर दिया गया है और जिस पर काम होना भी शुरू हो गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अनुराग तिवारी जुड़ गए हैं। तो अनुराग, जिस तरीके से बड़ा और बेहद ही अहम फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और उसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ एक्शन मोड में रहा जाए। यूपी एटीएस ने भी उसके बाद में डाटा मांगा और डिटेंशन सेंटर की बात मंडल स्तर पर चल रही थी। देखिए, अब नगर निगम स्तर पे जो डिटेंशन सेंटर है वो बनाने का काम जारी है। जहाँ तक कल शेल्टर हुआ करते थे वहाँ पर अब डिटेंशन सेंटर्स होंगे और डिटेंशन सेंटर्स जो होंगे इनमें ऐसा नहीं है कि कोई असुविधा रहेगी, सुविधा रहेगी। वहाँ पर भी चिकित्सक मौजूद रहेंगे, वहाँ पर भी टू डे लाइफ के लिए जो कम्युनिटीज़ चाहिए होती हैं वो सारी रहेंगी। लेकिन अब एक बड़ी पहल है। देखिए, अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही थी कि मंडल स्तर पर ये बनाए जाएंगे, लेकिन अब फिजिकली ये दिखता भी नज़र आ रहा है। तो तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हैं कि जो घुसपैठी हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन मोड है वो अब धरातल में भी एक बिल्डिंग के रूप में भी, एक सेटअप के रूप में भी देखने को मिल रहा है। जिस तर्ज पे दिल्ली पे देखने को मिला उसी तर्ज पर हमें अब लखनऊ में और अलग नगर निगम क्षेत्रों में, जनपदों के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, दिल्ली में डिटेंशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे तकरीबन 1500 वो लोग हैं जो कि भारत के नहीं हैं, इलीगल तरीके से आ गए। फिर वो चाहे अप्रवासी रूप में नेपाली हों या अवैध बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या हों या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से आए हुए वो लोग जो एजुकेशन के लिए आए या फिर किसी अन्य वीज़ा पे आए लेकिन आ करके यहीं रह गए, वापस नहीं गए। तो ऐसे लोगों को वहाँ से वापस भेजने की प्रक्रिया है जारी है और वही तर्ज अब लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। अन्य जो नगर निगम है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो सामुदायिक केंद्र हैं, जो सेंट्रल शेल्टर्स हैं, उनको अब डिटेंशन सेंटर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है और वहाँ पर ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको रखा जाएगा। देन उसके बाद में इनको इनकी कंट्री के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, पूरी तरीके से एक मानवीय चैन भी नज़र आ रही है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं आ गए हैं, लेकिन अमानवीयकरण कहीं पर भी नहीं होगा। अमानवता जो है वो कहीं नहीं दिखाई जाएगी। जो ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि सरकार की ओर से बड़ा और अहम फैसला लिया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रशासन ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निजी वीडियो के वायरल होने के कारण और साथ ही साथ अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टोल मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि अयोध्या के आईजी, सुल्तानपुर के एसपी और यूपी के जो अधिकारी हैं उन्होंने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच को शुरू किया। तो वहीं उन्होंने हाथों के जो सख्त कार्रवाई है उनके निर्देश भी दिए गए हैं। जहां आपको बता दें कि यूपेडा के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने हालियापुर टोल प्लाजा पर कार्यरत सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी, ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर और सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और इन पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने, नव दंपत्ति की निजता पर हनन करने के साथ साथ ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने के भी आरोप उनकी ओर से लगाए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बदायूं से है, जहां नगरपालिका के ईओ ने कर्मचारियों से अभद्रता और गाली गलौज के मामले में दूसरे दिन भी धरना लगातार जारी रखा। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। देखिए। मांगे उनकी जो तो कुछ नहीं है, क्योंकि सारे इनके ड्यूज हैं जो समय पे दिए जाते हैं जी, और वेतन भी समय पे पहुंच जाता है। और सफाई में कहीं लापरवाही होती है तो कहा सुना तो जाता ही है, डाटा भी जाता है। अगर मुझसे कुछ हो गया तो हम उन्हें मना भी लेंगे, हमारा परिवार है ये, और सफाई कंटिन्यू रहेगी और आज ही से चालू हो जाएगी सफाई। बदायूं जनपद की दातागंज नगरपालिका हालांकि साफ सफाई में एक बेहतर उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखने वाली नगरपालिका थी, मगर आज जो है एक दिन की ही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में मैं कुछ विजुअल नगरपालिका से भी उठाए हैं कि एक दिन की सफाई में क्या हालत हो गई। तो मेरे पीछे जिस तरह से देख रहे हैं, ये सफाई कर्मचारी 24 घंटे से भी अधिक हो गए ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हालांकि इनके पीछे जो मामला क्या है आपको पूरा बात बता दूं कि मामला ये है कि यहाँ के जो ईओ हैं, ईओ की अभद्रता के चलते सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। चूंकि हालांकि सफाई कर्मचारी एक लिमिट तक अभद्रता सह सकते हैं, लेकिन लगातार अगर प्रताड़ित किया जाए, लगातार अभद्रता की जाए तो हदें पार हो जाती हैं। हमारे साथ कुछ सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। क्या मामला हुआ था, किस चीज को लेकर के आप हड़ताल पर है? जैसे कि हमारे यहाँ पे सफाई तो बहुत अच्छी खाई चल रही है, और जो ईओ साहब हैं यहाँ पे आए हैं जो नए अभी, उन्होंने हमारे जमादार से हम लोगों को गालियाँ ली हैं, इसलिए इस बात पे हम लोगों ने हड़ताल की है। क्या कहेंगे भैया, क्या मामला था, किस जो काम कराने गए सर वो भी काम कराते हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना पे अगर फोन आता है तब भी हम काम करने के लिए जाते हैं। बदतमीज माँ बहन की गाली बकते हैं तो कौन सुनेगा माँ बहन की गाली, ये बताओ आप। अच्छा, इसकी शिकायत कभी किसी इसकी अधिकारी से की है? चेयरमैन साहब से गई थी हमने, हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कहेंगे, समझाएंगे, लेकिन चेयरमैन साहब से भी बदतमीजी बोल रहे थे ये। हालांकि ईओ जो पद है एक सम्मानित पद होने के बावजूद अगर सफाई कर्मचारियों से इस तरह की अभद्रता करेंगे तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अधिकारी क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। क्या हुआ था भाई? सर यही हुआ था, हमारे जो सफाई नायक हैं उनसे ये ईओ साहब ने गलत बोला, गाली गलौज की है। कोई काम को लेके झड़प हुई थी, तो काम के लिए तो आप काम बता सकते हो, गाली गलौज थोड़ी ना सुनेंगे किसी की। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? 24 घंटे से भी अधिक हो गए हड़ताल। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे सफाई नायक से माफ़ी मांगे। और यही बोला था हम लोगों ने, चेयरमैन साहब से भी शिकायत करी थी इस बारे में, तो उन्होंने भी उनको समझाया, वो समझने को तैयार नहीं है। वो भी अपनी गलती ही नहीं मानते हैं कि हमारी कोई गलती हुई है हमसे। क्या कहते हैं, वार्ता हुई थी आपके? जो हमारे सामने कोई बात नहीं हुई फिलहाल में, थोड़ा बहुत सुनने को आया, गलती नहीं मानते हैं वो अपनी। क्या कहेंगे भैया, किस तरह की अभद्रता की है? उनको लगता ही नहीं। जिस समय बुलाया था उस समय हमारा काम का भी टाइम नहीं था जी। जिस समय बुलाया था हम लोग अपने काम का टाइम ना होने के बावजूद भी हम पहुंच गए वहाँ। हमारा जो नायक जो काम करा रहा था उससे पहले कर्मचारियों को उन्होंने गलत सलत बोला, उसके बाद जो हमारा नायक जो है उसके पास आए हम लोग। हमारे जो कर्मचारी उनके पास जब आते हैं तो उनको भी उसी तरीके से अभद्रता जिसे कहते हैं गलत
गलत व्यवहार। आप अपने पदवी का जो इतना गलत व्यवहार और अपनी पदवी पे इतना घमंड कर रहे हो, ऐसा क्या है? हम आपको अधिकारी मानते, आपको अन्नदाता के रूप में आपको स्वीकार करते हैं, फिर भी आप हमारे लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। ये अच्छा होगा? या हम आपका कोई आदर ना करे, आपका सम्मान ना करे, आपके आदर सम्मान के साथ ही निवाला छोड़ के भाग खड़े होते हैं, तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार। हमारा जो मेन अन्नदाता के रूप में चुना गया चेयरमैन, उन्होंने समझाया था, उनकी बात भी उन्होंने ना मानी और गाड़ी मार के सीधे गुलरिया रुके जाके। अच्छा, क्या जिस तरह से अगर वो कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या प्लान है, कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, इसका धरने पे यही बैठे प्लान रहेंगे? हम लोगों का अब यही है, अनिश्चितकालीन का मतलब आप लोगों ने कार्य बहिष्कार भी कर दिया है पूरा नगर पूरा पालिका में, सब गंदगी के समाप्त जगह कर, जगह सारी झंडे सेवाएं फहराए। समाप्त कर दी हैं। जी। और बाकी के आप देख लीजिए, जो अगर हम लोग गलत हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारियों में रोष है, वो इस बात को लेकर के है कि जो अभद्रता है वो ईओ द्वारा की गई और ईओ की अभद्रता के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सुपौल से है, जहां सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वाले डीलर ने युवक को केवल इसलिए कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया क्योंकि बच्चे ने रात में चावल गेहूं टेम्पर पर लोड करने में इनकार कर दिया था। और जहां आपको बताते चले कि हमले में डीलर के भतीजे भी शामिल थे, तो वहीं घायल को DMHCH में जो है दरभंगा में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आपको बता दें कि वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बच्चे को बचाने आई मां और पिता की भी डीलर परिवार से मारपीट जो है उनकी ओर से की गई। तो वहीं बताते चले कि पीड़ित परिवार ने पिपरा थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करवाई है। लोगों में आक्रोश है। सवाल यह उठ रहा है कि सुशासन में ऐसे दबंग डीलरों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर औरंगाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले कि रेल संपत्ति की चोरी में शामिल कुख्यात गिरोह को पुलिस ने सरगने को 15 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आपको बताते चले कि इसके पास से भारी मात्रा में चोरी की कॉपर की तार और अन्य रेल के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। और इस दौरान सदर SDOP ने इस पर जानकारी दी है कि 23 अगस्त को बारून थाना क्षेत्र के सोननगर में कंपनी के बेस कैंप से करीब 3.5 करोड़ रुपए की रेल संपत्ति चोरी की गई थी। और शिकायत मिलने पर SP के निर्देश पर SIT का गठन किया गया, जिसमें की जांच के दौरान CCTV और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पहले रमेश चौधरी को कॉपर तार के साथ पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 14 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चोरी की गई कॉपर की तारों को पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कबाड़ की दुकानों पर बेचा जाता था। और जहां पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गिरोह के और भी सदस्यों की तलाश लगातार जारी है। और सब बीट बन गया वहाँ पे कंपनी ब्लू स्टार कंपनी द्वारा TSS की स्थापना की जा रही थी। उसमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो काफ़ी हैवी होते हैं, उसमें जो कॉयल था वो करीब 3.5 करोड़ रुपए का कॉयल, जो कॉपर कॉयल था, वो अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली थी। मामला बहुत ही संवेदनशील थी और बड़े ह्यूज पैमाने पर इस तरह घटना इस जिले में घटित नहीं हुई थी। इसी गंभीरता को लेते हुए SP सर द्वारा एक SIT बनाई गई और SIT की टीम और हमारी जो DIO थी और डेहरी ऑनसम की जो हमारी RPF की पोस्ट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा। और अनुसंधान क्रम में हम लोगों ने पूरे ग्रुप को डिटेक्ट किया और व्यतीत किया काम को। एक जिसमें मैक्सिमम लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, एक आदमी उसमें का झारखंड का भी है और 3 गाड़ी जो अपराधी अपने अपराध में प्रयुक्त करते थे, जो पिकअप वैन, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो, और 15 लोग गिरफ्तार किए गए, गाड़ी बरामद की गई। गाड़ी पे फिर जो चोरी गया हुआ था कॉपर, वो बरामद किया गया। अपराधियों का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। अपराधियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पूरे कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग एक तैयारी के साथ इकट्ठा होते थे और घटनास्थल पर मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे। और एक पूरा टीम इनका है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बटी है कि कौन रैकी करेगा, कौन काटेगा,
कौन बेचेगा, कहाँ बिकेगा, इस पूरे ग्रुप को हम लोगों ने पकड़ा है। अभी अग्रतर अनुसंधान जारी हमारा है। जो शेष केबल है उसको भी हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं, और भी इसमें देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर भी अगर किसी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर ललितपुर से है, जहां झांसी हाईवे पर तालबेहट के पास एक बड़ा हादसा हो गया। बताते चले कि महिला शिक्षकों को लेकर विद्यालय जा रही एक मारुति ओमनी वैन जो है वो सड़क किनारे खड़े ट्रक से सीधी टकरा गई, जहां हादसा इतना भीषण रहा कि प्राथमिक विद्यालय भंवर कला की शिक्षिका आरती शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो जबकि आपको बता दें कि चालक हरि सिंह सहित शिक्षिकाएं आरती साहू, आरती देवी, ज्योति सुंदरानी और पूनम त्रिपाठी के साथ साथ सुभाषिनी साहू गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और सभी को तालबेहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनके गंभीर स्थिति को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। तो हमें बता दें कि स्थानीय लोग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही, जहां आपको बता दें कि राहत कार्य में भी जुटी रही। तो वहीं खड़े ट्रक से टकराई शिक्षिकाओं की वैन के बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ। अब खबर अमरोहा से है, जहां जिले के नौगावा सादात थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्टेज की लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग ने शटडाउन लेने के बावजूद भी लाइन पर सप्लाई चालू कर दी और जिसके कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं, जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो वहीं परिजन मृतक के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी निरंतर जारी है। अब खबर औरैया से है, जहां मंगलवार की देर शाम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के साई मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर राहगीरों को एक युवक गंभीर अवस्था में सड़क पर गिरा मिला, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो चुका है, अभी तक नहीं हो चुका है। और जहां खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल जो है पहुंचे और जहां कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं रवि अपने पीछे पत्नी ऋतु और 5 वर्षीय बेटे वंश को छोड़ गया। अब खबर बरेली से है, जहां हाफिजगंज इलाके में 22 वर्षीय मुकेश की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बताते चले कि हत्या का मामला अवैध संबंध और पैसों की लालच से जुड़ा हुआ था और जहां पुलिस ने आरोपी पत्नी और शानू और नगमा को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बता दें कि पूछताछ में सामने आया है कि नगमा और मुकेश के बीच पहले से नाजायज संबंध थे और जहां 4 दिसंबर की रात शानू ने मुकेश को बहला फुसलाकर जंगल ले जाकर मार डाला। तो वहीं नगमा ने कबूल किया है कि उसने पहले भी झूठे मुकदमे लिखवाकर रकम ऐंठी थी और जहां आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों के मोबाइल बरामद कर मामले की जांच को तेज कर दिया है। देखिए, प्रकरण थाना हाफिजगंज के सैथल कस्बे से संबंधित है, जहां के निवासी मुकेश मौर्य, जिनकी लाश सैथल के ही एक गेहूं के खेत में पड़ी मिली थी दिनांक 5 दिसंबर 2025 को। इस सूचना पे पुलिस ने मौके पे पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें स्ट्रैंगुलेशन के कारण उसका हत्या होना प्रकाश में आया था। विवेचना करने पे और मैनुअल मुखबिरी तथा CDR एनालिसिस के बाद ये जानकारी में आया कि मुकेश की एक महिला है नगमा, उससे वार्ता होती थी और नगमा का 1 माह पूर्व ही शादी हुई थी और इधर मुकेश की भी शादी तय हो गई थी। इनका लगभग 2-3 साल पहले से ही नज़दीकी संबंध रहे हैं और लगातार इनकी वार्ता ट्रेस हुई है। इस शक पे जब गंभीरता से जानकारी की गई तो जानकारी करने पे ये नगमा और उसके पति दोनों यहाँ से गायब मिले। उनकी पूछताछ के लिए उनको तलाशा गया, टीमें एक्टिवेट की गई इसमें।
अब खबर मथुरा से है, जहां चलती ट्रेन में टीटी के सीने में दर्द होने से मौत हो गई। बता दें कि मुंबई से पुलिस जो दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस है उसमें ड्यूटी पर तैनात टीटी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और जहां यात्रा के दौरान सीने में तेज दर्द पर साथी कर्मचारी ने इसकी सूचना पायलट को भी दी। तो वहीं बताते चले कि हालात गंभीर होने पर तुरंत कौसी कला में स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और जहां टीटी को आनन फानन में सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं रेलवे कर्मचारियों के अनुसार घटना इतनी अचानक से हुई कि इलाज का मौका भी नहीं मिल पाया। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन दोनों आवश्यक जांच कर रहे हैं और जहां टीटी की मौत से रेलवे कर्मचारियों में शोक की लहर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के विधायक पल्लवी पटेल ने सुल्तानपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर तीखी हमला जो है उनकी ओर से बोला गया। उन्होंने एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जहां पटेल का कहना है कि उनके पूर्वजों ने इस देश को अपने श्रम से रहने लायक बनाया और जहां वे देश के मूल निवासी हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देश को और इस देश के बहुजनों को उनका धर्म ग्रंथ संविधान दिया, उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए आज सुल्तानपुर जनपद में हम आए हैं पार्टी के बैनर के तहत। और हम सबका मूल उद्देश्य यह है कि सामाजिक न्याय की जिस अवधारणा को लिखित रूप से हमें इस संविधान में दिया गया, उसको उतारने में कहां पर कौन सी कमी रह रही है, इस बात की चर्चा निश्चित तौर पर समाज के बीच में होनी चाहिए और इस बात की पुख्ता चर्चा होनी चाहिए और निर्वहन होना चाहिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आगे चल करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करता है, उसकी दायित्वों का निर्वहन जरूर होना चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए कि सामाजिक न्याय को इस देश की धरा पे स्थापित करने के लिए किन कदमों में हम पीछे रह गए हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने हाथों के श्रम से रहने लायक बनाया। हम इस देश के मूल निवासी और एसआईआर जो कि आज इस देश की तथाकथित कहे जाने वाली ऑटोनॉमस बॉडी चुनाव आयोग करवा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस सरकार का एक षड्यंत्र है जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में इस देश का मूल आधार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज रहता है, उसको लोकतंत्र के माध्यम से मिली हुई इस ताकत को इस षड्यंत्र के तहत वंचित करने का जो षड्यंत्र है, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इसी चुनाव आयोग ने 2022 में मेरी पात्रता को वाजिब मानते हुए मुझे जनप्रतिनिधि होने का गौरव मिला है। तो फिर पुनः अब वही मेरी पात्रता और अपात्रता पे चुनाव निशान कैसे लगा सकते हैं? सरकार का कहना जो एसआईआर वाला जो फर्जी वोटिंग होते नहीं होंगे, इससे कुछ सुधार के लगाम, उस पर क्या सही है गलत है? देखिए, एसआईआर को लगा करके 2003 की जिस लिस्ट को आधार माना जा रहा है, उसको भी इस देश की इस ऑटोनॉमस बॉडी चुनाव आयोग ने ही सत्यापित किया है। उसी के आधार पर आज तक यहाँ पर सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे होने और ना होने का सवाल है, तो सरकार के ना होने और होने का सवाल भी उठना। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।